हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज खास मुलाकात कार्यक्रम की इस कड़ी में मेरे साथ कवि व साहित्यकार श्री राजेंद्र जी पंवार हैं। राजेंद्र पंवार जी काफ़ी सालों से हमारे STN चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे इनकी कविताएं भी सुनेंगे, साथ ही साहित्य मंच के से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए हम बात करते हैं साहित्यकार राजेंद्र पंवार जी से। राजेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, आप अपना जीवन परिचय दें। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जुड़ाव कब से रहा? STN चैनल के सभी दर्शकों को मेरा कोटि से नमन, नमस्ते। और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा। और रही बात साहित्य के क्षेत्र में आना और जीवन परिचय, तो मेरा एक छोटा सा गांव है कोटा ज़िले में, कनवास के पास में हिंगोनिया है। लेकिन मूलतः हम लोग, जन्म हमारा कोटा में ही हुआ। मम्मी पापा दोनों जॉब में होने की वजह से हमारी धुमक्कड़ ज़िंदगी रही। और मैक्सिमम समय, ज़्यादातर समय शिक्षा काल में हमारा सीस वाली में मेरी मम्मी की पोस्टिंग रही। तो ऐसे में हमने जीवन का कुछ अरसा वहाँ गुजारा। 10वीं तक मेरी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन वहीं पे हुई। उसके बाद मैं कोटा आ गया, और कोटा आने के बाद फिर हमारे मल्टीपर्पज़ स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ वगैरह ये सब किया मैंने, और हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। रही बात कविताओं की और मंचों पर आने की, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था। मैं संगीतकार बनना चाहता था। मुझे गाने का शुरू से ही शौक़ था और बजाने का भी शौक़ था, और मैं उस क्षेत्र में जाना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब रास्ते ऊपर वाला तय करता है, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ जाना है। केवल काम करते रहो, दिशा तो वही तय करता है। तो अनायास ही उस चीज़ से मेरा थोड़ा सा रुख मुड़ गया। और कविताओं से संबंधित में मैं बात करूँ तो मैंने अपने शिक्षा काल में सूर, मीरा, तुलसी, रहीम, जायसी, विद्यापति, बिहारी, पंत प्रसाद निराला, इन सबको पढ़ा। वर्तमान स्वरूप की मैं बात करूं तो मैंने नीरज जी को बहुत सुना है, मैंने प्रेम को बहुत सुना है, मैंने दुर्गादान सिंह जी को खूब सुना है, रघुराज सिंह जी हाड़ा को खूब सुना है। मंचों के जो लोग रहे हैं उनके, और कभी से उनका सुनने का इतना जुनून था कि आप ताजुब करेंगे दिनेश जी कि हम 15-15, 20-20 किलोमीटर तक पैदल कभी समय सुनने जाया करते थे। ये एक जुनून था। और मेरा मानना ये है कि आप किसी ऑर्केस्ट्रा में, किसी भी भजन संध्या में पूरी रात शायद नहीं रुक सकते, लेकिन एक कवि सम्मेलन एक ऐसी विधा है सर, कवि सम्मेलन एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर कवि आपको पूरी रात रोकने के लिए मजबूर करता है। और आपने वो दृश्य भी देखे होंगे, मैंने भी वो दृश्य देखे हैं, जहाँ 9-10 बजे कार्यक्रम शुरू होता था तो सुबह 6 बज जाती है, फिर भी लोग उठते नहीं थे। ऐसे ऐसे दृश्य भी अपन ने सुने हैं। तो जब मुझे लगा कि यार ये लोग जो कर रहे हैं, कविताएं कर रहे हैं, पूरे लोगों को मनोरंजन कर देते हैं, चिंतन देते हैं, समझदारी देते हैं, सोच देते हैं, एक विचार देते हैं, है ना, सोचने की शक्ति उनकी बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है कि यार ऐसा काम अपन को करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये थी जी कि दिनेश जी, मेरी रुचि तो सदैव था, रुचि तो हमेशा ही थी। जैसे स्कूल में कोई अध्यापक की अगर विदाई हो रही हो तो मैं टूटा फूटा गीत बनाकर वहाँ सुनाता था, बच्चों की विदाई हो रही हो तो वहाँ सुनाता था। फिर मेरे जीवन में एक मोड़ आया कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में लॉ सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था, तब मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट रहा।
तो एक छात्र आंदोलन के वजह से या छात्र आंदोलन के चलते हमें 2 दिन की जेल भी काटना पड़ा। तो वहाँ हमारे लिए वो कोई जेल नहीं थी, छात्र आंदोलन था। लेकिन वहाँ क्या कि हम 10-20 लड़के थे, तो हालांकि हमारा ऐसा कोई क्राइम नहीं था, पर वो तो उस जमाने में तो छात्र आंदोलन ऐसे होते थे, हाँ हिस्सा था। तो वहाँ हमने तुकबंदियाँ खूब सुनाई लड़कों को, लड़कों ने मज़ा लिया। और आखिरकार मुझे 1999 में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कोटा दशहरे रंगमंच पे चढ़वा दिया राजस्थानी कवि सम्मेलन में। मतलब मुझे लगता है शायद इतनी कम उम्र का बालक राजस्थानी कोटा दशहरे में पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। राजेंद्र जी, वास्तव में हाड़ौती का क्षेत्र साहित्यकारों की एक भूमि, कर्म भूमि है और यहाँ से बहुत अच्छे साहित्यकार मतलब पैदा हुए हैं और आज लोग बखूबी से उनको सुनते हैं और समझते हैं। राजेंद्र जी, आप साहित्य की जो विधा है जी, ये किस विधा में आप लिखते हैं? दिनेश जी, मूलतः तो मैं ओज रस पढ़ता हूँ, यानी कि मातृभूमि की वंदना, वीर रस जिसको हम कहते हैं, देशभक्ति का जज्बा, देशभक्ति की बात करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि सर्वप्रथम हमारा देश है, सबसे पहले हमारा वतन है। वो मुझे कविता तिवारी की 2 पंक्तियाँ याद आती है कि कोई जर्रा नहीं होता जहाँ पर रब नहीं होता, कण कण में भगवान है। कोई जर्रा नहीं होता जहाँ पर रब नहीं होता, लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो मैंने इस क्षेत्र को चुना और मैं देशभक्ति की कविताएं करता हूँ। आपके आशीर्वाद से देश की जनता ने जो प्यार दिया, दुलार दिया, हिंदुस्तान के मतलब ये मानकर चले कम से कम 17-18 राज्यों में मैं कविताएं पढ़ चुका हूँ और पिछले लगभग 24-25 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और अब मैंने थोड़ा सा लगा कि यार कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्योंकि दिनेश जी क्या होता है कि थोड़ा सा लीक कर हट कर अगर आप चलेंगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। भाई जिस धारा पर लोग चल रहे हैं उसी पर चलेंगे तो शायद उस पर तो कंपटीशन भी आपको बहुत मिलेगा। आज मैं बात करूँ राजस्थानी में हाड़ौती गीतकारों की, तो हाड़ौती में तो जो गीत, हाड़ौती में तो यूँ मान के चल लो आप, कवियों में अगर किसी पत्थर को उछालोगे ना तो कवि गीतकार पे जाके गिरेगा। इतने गीतकार हैं, इतनी समझ भी है यहाँ के लोगों में। मुझे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग सा करना चाहिए। मैंने फिर संचालन करने का, कवि सम्मेलन के संचालन करने का एक ट्रेंड बनाया और मैंने संचालन करने की विधा को समझा और मैं संचालक के बतौर आज ये मानकर चलें कि अगर मैं उस कवि सम्मेलन में हूँ तो 90% ये मान लीजिए कि संचालन मेरे पास है। कवि भी ये विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति राजेंद्र पंवार इस कवि सम्मेलन को बखूबी जमा देगा, शानदार चला देगा, ये कॉन्फिडेंस उनको है। एक संचालक का काम ही होता है कवि सम्मेलन में जो दर्शकों को, श्रोताओं को बांधे रखे। जी 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 और जी। एक लंबे समय तक इसका संचालन होता है और लोग बखूबी एक जगह बंधे कवि सम्मेलन को तारतम्य से सुनते हैं। जी 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 जी। राजेंद्र जी, आप ने जो साहित्य के क्षेत्र में एक संगठन भी बना रखा है, जी 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 जी। उस संगठन की क्या भूमिका रहती है? हर वर्ष क्या आयोजन होते हैं उसमें और किस तरह के कार्य संपादन करते हैं आप? दिनेश जी, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। सृजन साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति के नाम से पिछले 25 साल से कोटा में ये संस्था काम कर रही है और जो कि रजिस्टर्ड संस्था है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे निर्विरोध हर साल अध्यक्ष बनाया जाता है और साल में उसका एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं साहित्य महाकुंभ के रूप में। 1 दिन का कार्यक्रम होता है वो, उसको हम बसंत पंचमी के रूप में करते हैं। बसंत पंचमी चूँकि हम शारदीय जयंती के रूप में मनाते हैं, ऐसे में पूरे देश में से हम एक साहित्यकार कवि को चुनते हैं, उसका सम्मान समारोह आयोजित करते हैं।
एमडी मिशन कैंपस जो हमारे कोटा में है, हाँ केशवपुरा में, उस पर वो आयोजन होता है। उसमें हम 2 सम्मान देते हैं अब वर्तमान में। पहला सम्मान देते हैं एमडी मिशन परिवार के जो मिस्टर राज दादीज हैं, उनके निदेशक, उनके पिताजी के स्मृति में स्वर्गीय पंडित रामनारायण दादीज स्मृति पुरस्कार। उसमें हम 21,000 रुपये की राशि उस सम्मानित व्यक्ति को देते हैं। एक देते हैं हम सृजन साहित्य सम्मान, वो हम हाड़ौती से चुनते हैं। 2 सम्मान समारोह। और सब मुझे कहते हुए इस बात का भी गर्व है कि ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो 24 साल से अनवरत किसी भी साल बैक नहीं लिया। किसी भी साल ऐसा नहीं कि कार्यक्रम नहीं हुआ, चाहे वो कोरोना काल हो, ऐसे ऐसे अकादमियों तक के कोरोना काल में काम नहीं हुआ, कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन ये सौभाग्य मानो हमारा कि जैसे ही कार्यक्रम आया, कोरोना ने अपनी रफ्तार धीमी की और कुछ व्यवस्थाएं बनी और कार्यक्रम हुए। तो 24 साल से लगातार ये कार्यक्रम होता आ रहा है और बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। शहर के 150-200 साहित्यकार उपस्थित होते हैं और सम्मानित व्यक्तियों की कविताएं होती है और बहुत शानदार कार्यक्रम होता है। नहीं, बहुत अच्छा साहित्य, ये हाड़ौती का जो गढ़े साहित्यकारों का, जिसको महाकुंभ कह सकते हैं, और बिल्कुल। आपने इनको एक सम्मान आपके संस्था के माध्यम से दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, साहित्य को एकजुट रखना और साथ में उनको सम्मानित करना। राजेंद्र जी, आप कविता पाठ भी करते हैं मंचों से जी, और संचालन तो आप कर ही रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को एक आपकी कविता सुनाए बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। 2 तरीका का साहित्य है आज की तारीख में, मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। पहला साहित्य जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप सुन नहीं सकते, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको अलग से रोमांचित होंगे आप अंदर से। वो पढ़ने के लिए होता है, और वो जो लेखक है वो अगर पढ़ेगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। और जो मंच पर काव्य पाठ कर रहा है या मंच पर पढ़ रहा है, वो अलग चीज होती है। क्योंकि हालांकि कविता तो देखो श्रव्य है, अगर आप कविता की बात करेंगे तो कविता को तो सुनने में ही मजा आता है। आप गद्य में पढ़ सकते हैं, निबंध पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, संस्मरण पढ़ सकते हैं, रेखाचित्र पढ़ सकते हैं। लेकिन कविता तो एक ऐसी प्रेजेंटेशन का मामला है, आप उसे कितने अच्छी तरीके से पेश कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से मतलब जनता के सामने पेश करना। मेन चीज़ है प्रेजेंटेशन, वो बहुत आवश्यक है। और उसके बिना एक अच्छी से अच्छी कविता भी मर जाती है। और अच्छी कविता ना हो, लेकिन अगर पढ़ने का तरीका, सलीका अगर आपके पास अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि श्रोताओं को आनंद आता है। मैं एक आध कविता आपको सुनाता हूँ। कविता के कई सारे तेवर हैं सर। जैसे मुक्त छंद की कविताएं, जैसे बोल दीजिए कि तुम जीतकर भी खुश नहीं हो, मैं हारकर भी खुश हूं। तुम जीतकर भी खुश नहीं हो, मैं हारकर भी खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी जीत मेरे हारने से हुई है। तुम जीतकर भी खुश नहीं हो, मैं हारकर भी खुश हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी जीत मेरे हारने से हुई है। और मैं चाहता तो जीत भी सकता था, मैं चाहता तो जीत भी सकता था। जीत मेरे बाएं हाथ का खेल थी, पर तुमसे जीतना मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है बड़ा होना, और मैं तुमसे हारकर बड़ा हो गया। ये भी एक कविता का तेवर है ना। और मैंने देश का सबसे बड़ा मंच, एक बार लाल किला पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला, और जिस कविता के दम पर मुझे लाल किला पढ़ने का सौभाग्य मिला, मैं उस कविता को आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। और वो कविता कहते हुए भी मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है, क्योंकि वो मैंने बनाई, कविता को जो मैंने बनाया वो बनाया शहीद अजय आहूजा के ऊपर। सन 1999 के युद्ध को आप याद करें तो कारगिल का दूसरा शहीद, पहला शहीद अमित भारद्वाज था जो कि जयपुर से था, दूसरा शहीद हमने दिया शहीद अजय आहूजा कोटा से था। तो ये हमारे लिए एक गौरव का विषय भी है। और अब मेरी कल्पना शुरू होती है, हालांकि मैं भी खुद एक सैनिक का बेटा हूँ, मेरे पापा फोर्स में रहे हैं, पर मेरी कल्पना शुरू ये होती है कि अजय आहूजा छुट्टियों में घर आया हुआ रहता है, अचानक लड़ाई चल पड़ती है और उसे बुलाया जाता है पत्र के माध्यम से, वो जाने की तैयारी करता है। जब वो जाने की तैयारी करता है तब उसके घर का दृश्य देखें आप एक, यानी कि
उसके मम्मी पापा बहन भाई और पत्नी सब लोग खड़े हैं और उसको विदा कर रहे हैं। एक एक शब्दों को पकड़ना, सुनने वाले श्रोताओं से भी, सुनने वाले दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि एक एक शब्द को पकड़ें आप। मैं कोशिश करूंगा आपके गले तक उतरने की। कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, युद्ध छिड़ गया, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। ये सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। पिता का बूढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, पैरों पर लकवा, आंखों पर जाला पड़ गया जैसे। बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया ऐसा लगता था, बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया ऐसा लगता था, बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया ऐसा लगता था, बूढ़ी माँ का भी रक्त। आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, युद्ध छिड़ गया, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। ये सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। पिता का बूढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, पैरों पर लकवा, आंखों पर जाला पड़ गया जैसे। बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया ऐसा लगता था। बहन का कलेजा जोर जोर से धड़कता था। छोटा भाई धीर सिंह भाई से लिपट गया था जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था। पत्नी न जाने किन ख्यालों में भूल गई थी, पत्थर सी खड़ी थी, पलक झपकना तक भूल गई थी। सारे घर का अजीब सा नजारा था, पर सबके बीच हतप्रद सैनिक बेचारा था। पत्र क्या है? घर की खुशियों पर एक कहर है, पर ताजुब है, फौजी के मन में खुशी की लहर है। घर की इस मायूसी को वो पचा न पाएगा, मोह सरिता में बहा तो देश बचा न पाएगा। बोला पिता से, आप गरीब कमजोर पड़ेंगे तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, पहले की भांति हंसते हुए विदा कीजिए। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। जन्मभूमि जननी, जाते समय का दृश्य, उसे विदा किया जा रहा है। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने ही तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था, कुछ न बोले बेटे को गले लगाया था। पिता ने पुनः याद दिलाई आन बान की, मान व ईमान त्याग बलिदान की। माँ ने तब बढ़कर के माथा चूम लिया था, संताप सारे घर का जैसे दूर किया था। जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, आगे बढ़े तो रख देना उसका कलेजा फाड़ कर, और पैर पीछे मत हटाना, ये मेरी आन है। मातृभूमि पर न्योछावर होना जननी की शान है। सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की। आवश्यकता आ पड़ी है आज राष्ट्र वंदन की। अरे फिक्र नहीं करते वीर कभी अपनी जान की, गरिमा और महिमा बने रहे बस हिंदुस्तान की। अपनी वीरता से इतिहास नया गढ़ना बेटे, अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे। और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से। माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था। जाते समय का दृश्य देखें, कल्पना कीजिएगा कि माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, आंखों में आंसू भरकर धीर सिंह खड़ा था। भाई को गले लगा के बोला, चिंता न करना तू, अच्छी तरह पढ़ना, धीरज न खोना तू। फिर बहना को गले लगाया, सिर पर हाथ फेर कर, रुआ सी देख हंस पड़ा आंखें तरेर कर। अरे पगली, वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती। अरे पगली, जाते समय का दृश्य, अरे पगली, वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती, विदा के समय सगुन को खोटा नहीं करती। अरे काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। बहुत बढ़िया। और लंबी उम्र की कामना, एक पंक्ति में राखी को रेखांकित करता हूं भाई साहब। लंबी उम्र की क्या होती है राखी हमारे जीवन में? लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है। राखी 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 बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी चढ़ी थी। रूप सरिता देख वह पसीजने लगा, प्रेम की फुहार में वह भीगने लगा। उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, घी पिघलने लगा हो जैसे आग के संसर्ग से। पर संभल कर पल भर में मन का तेज जगाया, काम का बलिदान कर ठहाका लगाया। बोला, उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या यही शिक्षा देगी थी हमें आड़ी रानी। आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है, जानती हो माता पर संकट की घड़ी है। बेटे का फर्ज पूर्ण करूं, अनुमति दो मुझे, विदा करो वीरांगना, यूं हिम्मत दो मुझे। मुस्कुराई पत्नी, जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, हर पल हर पल हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं।
और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं, बहुत और वापस बढ़िया, नहीं बहुत मिले। बढ़िया, बहुत खूब। फिर एक झलक देखा सैनिक ने सबको नेह से, और चल पड़ा अविलंब वीर अपनी गेह से, चल पड़ा अविलंब वीर अपनी गेह से। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, बहुत ही ओज की कविता आपने उस समय जब युद्ध, वास्तव में जो युद्ध हुआ था जी, उसमें जी, जी। इस तरह के दृश्य सामने आते थे। राजेंद्र जी, आपकी साहित्यिक लेखनी अनुरोध चल रही है या और आगे कुछ लिखना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल हमारे साथ थोड़ी सी परेशानियां ये है। परेशानी तो खैर मैं नहीं कहूँगा कि, लेकिन देखो मैंने कहा ना, दो प्रकार का साहित्य है। एक तो किताब का साहित्य जो आप बुक छपवा के पब्लिश करवा सकते हो, एक आप मंच पर पढ़ते हो। अब मंच पर क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हम स्वीकार भी करते हैं कि टेस्ट बदला है लोगों का, सच है। श्रोताओं का टेस्ट बदला है। उसका कारण ये है कि अब अपन देख रहे हैं कि टीवी पर 120 चैनल आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उस समय जैसे रघुराज सिंह जी हाड़ा जब सुनाया करते थे, नीरज जी जैसे सुनाया करते थे, ऐसे लोग जब सुनाया करते थे, उस समय कविताएं सुनी जाती थी। सच है। उस समय कविताओं के श्रोता हुआ करते थे, वो बकवास नहीं सुनते थे। और आज की तारीख में क्या है कि आपको कुनेन की गोली तो खिलानी है, लेकिन वो चाशनी में लपेट के खिलानी है। बिल्कुल सही है। ये संकट है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भी ग्रसित हैं हम लोग भी, पर क्या करें, सच है। है ना, मजबूरियां हैं। क्योंकि वो जो सामने जो श्रोता बैठते हैं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो बंदरफोज है। वो अच्छे कवि को उखाड़ दे तो उखाड़ ही दे। ऐसे में कोई भी अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता, उनके टेस्ट के अनुसार चलता है। हालांकि दुख होता है हमें, बिल्कुल सर। हम समझते हैं इन चीज़ों को कि सामने पीछे जो बहुत समझदार इंसान बैठा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि उसके लिए भी करना चाहिए। लेकिन उससे हमें डर नहीं है, डर उनसे है जो सामने बैठे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, हालांकि मैंने अब सुनाना बंद कर दिया, पर वो मंचों का गीत है, पर फिर भी सुने आप, आनंद लीजिएगा। एक पनिहारन पानी कुएं से कुआस हूँ, पानी भर लाओ जे, और वो बेवड़ो ले, और वो चलती हुई नजर आ रही है। एक कवि उसको देखता है। मैंने उसको देखा तो मैंने एक छोटा सा लिख दिया कि तस लागी जी सासरा की भूख जागगी सारी, सपना आवे साजन का जी मन में आरी भारी, सावन रीतो जा रह्यो छ जी कब तक रहूं कुंवारी, सावन रीतो जा रह्यो छ जी कब तक रहूं कुंवारी, छत पर बैठा का गिलाई उड़ा उड़ा मुहारी, छत पर बैठा का गिलाई उड़ा उड़ा मुहारी, माथो नायो छ जी मन आज, माथो नायो छ जी मन आज, ठेले बा आओ साज, बागा की करया पाकगी, पियर सुबालम दापगी। छंद देखें आप, आनंद लीजिएगा, मस्ती का है। दाएं दड़की जी भाई लिया सारी सासरिये चलगी, दाएं दड़की जी भाई लिया सारी सासरिये चलगी, मन की बात बताऊं कुण आस सासर पलगी, भाभी की मीठी बाता सुनियत मारी हलगी, गोद हरी हो जावे मारी या आस भी पड़गी, थोड़ो हेत जतावो मारा राज, कोयल का उड़ गया पाख, मनड़ा न साजन जाचगी, पियर सुबालम दाप। एक छंद और सुने, इसका गीत लंबा है लेकिन मैं एक छंद सुनाकर समापन करता हूँ। क्या परिवर्तन आया गांव में, क्या महसूस करती है वो लड़की। धन्नी का छोरो हो या यो मन्नी का जी छोरी, आंगन में किलगारिया गुजे घनी गजब की होरी, पर मैं किससे कहूँ। धन्नी का छोरो हो या यो मन्नी का जी छोरी, आंगन में किलकारिया गुजे घनी गजब की होरी, पण थे छो मारा देवता थासु ही छे जी जोरी, थे छो मारा देवता थासु ही छे जी जोरी, बेगा आओ पीऊ जी आस बंधावो मोरी, आवो साजन लडावो मारा लाड, आवो साजन लडावो मारा लाड, कद ताई राखूं गाड, मन की ऊंडाई नापगी, पियर सुबालम धापगी, पियर सुबालम। हालांकि मैंने अब राजस्थानी पढ़ना बिल्कुल बंद सा कर दिया, बहुत पहले पढ़ता था। अब तो चूंकि मूलतः तो संचालन, और अगर फिर एज ए पोइट हूँ तो फिर मैं वीरस पढ़ता हूँ सर। ये थे हमारे साथ साहित्यकार और कवि
राजेंद्र जी पंवार, पंवार जी से इनके साहित्य से संबंधित जानकारी हमने प्राप्त की। साथ ही इनके गीत भी आपने सुने, राजस्थानी और हिंदी के, ओजरस में हिंदी के कविताएं सुनी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, दर्शकों का आभार, आपके पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।